Carbon and its compounds. Let us start with a brief introduction. In this chapter, we are going to study about an element named carbon and its significance. Carbon is present in both elemental form as well as in combined form. As the name suggests, combined means when carbon is present in combination with some other elements. For example, CO2. In CO2, one element is carbon and another element is oxygen. And when it is not combined with any other element, it is known as elemental form of carbon. Look around you. What will you find? Food, clothes, medicines, books. Whatever thing is present around you is made up of carbon. And it may surprise you, but all the living structures are carbon based. That means all the living organisms are made up of carbon. Do you know in what amount carbon is present on this earth? Earth's crust has 0.02% of carbon and it is present in the form of minerals. For example, coal, petroleum, carbonates, hydrogen carbonates. And in atmosphere, that means in the air, it is present in the form of carbon dioxide and the amount is 0.03%. We will do this chapter in 5 parts. First of all, we will study about the bonding in carbon, that is the covalent bond. Then we will be doing the versatile nature of carbon, how versatile it is, how easily it forms compounds. Then we will study about the chemical properties of the carbon compounds. Then we will study about some important carbon compounds like ethanol and ethanoic acid. And in the last segment, we will be studying about soaps and detergents. Before studying bonding in carbon, let us do a quick revision of what we have studied in the previous chapter. In last chapter, we have studied about the ionic compounds. So let us revise the properties of the ionic compounds. First of all, they have a high melting point. They have a high boiling point. And when ionic compounds are present in solution or molten state, they conduct electricity. Okay students, so अभी हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज रिवाइज करी एंड नाउ वी आर अबाउट टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन और उसके कंपाउंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर की 3 जो स्टेट्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कोई भी एलिमेंट कंपाउंड कैसे बनाता है? जब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तब वो कंपाउंड बनाता है. सॉलिड कैसे बनता है? जब मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है. जैसे आप 2 पेपर को फेविकॉल लगा के पेस्ट करते हो, वैसे ही 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं. राइट? टाइटली बाइंड होंगे, स्पेस कम होगा उनके बीच में, तो वो सॉलिड है. इनके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो वो लिक्विड है. और अगर उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो वो गैस होती है. अब यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, देखिए अट्रैक्टिव फोर्स हाई है, बहुत ज्यादा है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए हाई हीट देनी पड़ेगी. इसका टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा राइज करना पड़ेगा. हाई टेम्परेचर के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे के इनके बीच में गैप आ जाएगा. और जब सॉलिड की मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है. मेल्ट का मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, मेल्ट हो गया है. और वो टेम्परेचर
जिस टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, जो बॉन्ड बने हुए हैं वो टूट जाते हैं, जिस टेम्परेचर पे वो ब्रेक होते हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्स कैसी है, लो है। तो टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर के ऊपर भी वो मेल्ट कर जाएगा। सेम अगर एक लिक्विड को आप हीट कर रहे हो, एक लिक्विड को आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल और ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से और ज्यादा दूर हो जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड बॉयल हो जाएगा। और वो टेम्परेचर जब इनके मॉलिक्यूल सेपरेट और ज्यादा दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड सेम हमको पता है कार्बन कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, यानी कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो होने वाला है। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी कम टेम्परेचर, उतना कम हीट देना पड़ेगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को हीट दोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हीट ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन में अट्रैक्टिव फोर्स लो होती है। कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या होता है भाई, आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने बताया था, कंडक्टर एलिमेंट होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट। यही तो होती है इलेक्ट्रिसिटी। एक एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं तो वो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। लेकिन ये जो एलिमेंट आपने लिया है, अगर ये कार्बन का बना हुआ है, इसको अगर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जोड़ के देखोगे तो भाई कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तुमने कार्बन का कंपाउंड ले लिया और कार्बन इज अ नॉन कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट पास नहीं होगा, राइट। एसीटोन ले लो, एक बीकर के अंदर एसीटोन लेना एंड अगेन इसको एक सर्किट के साथ कंबाइन करके देखो, सेम कंक्लूजन, सेम रिजल्ट, नो करंट विल फ्लो, नो करंट। अब ये क्यों हुआ, देखो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि करंट को फ्लो करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं। जो कंपाउंड होते हैं, जो वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो होता क्या है, आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, कैटायन और एनायन। याद है आपको? अच्छा अब एक बात बताओ, एसीटोन कार्बन का कंपाउंड है, करंट इसमें से फ्लो हुआ नहीं, तो क्या आयंस बने हैं? डेफिनेटली नहीं बने हैं, क्योंकि अगर आयंस बन जाते तो करंट पास हो जाता है। अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि आयंस नहीं बने हैं, इसीलिए पास नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि एसीटोन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, कोई भी कार्बन का कंपाउंड ले लो, करंट पास नहीं करेगा। और अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो मतलब आयंस नहीं बन रहे। अच्छा मैंने ग्रेफाइट और डायमंड का नाम ले दिया है तो एक बार थोड़ा सा उसका भी बता देती हूँ। कंबाइंड फॉर्म ऐसे कि CO2 जो एटमॉस्फेरिक कार्बन की फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक एलिमेंट कार्बन और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, उससे मिलके बनी है, कंबाइंड होके बनी है, इसीलिए CO2 इज अ कंबाइंड फॉर्म। दूसरी आपको बताई गई थी एलिमेंटल, एलिमेंटल यानी कि सिर्फ कार्बन, ओनली कार्बन। इसके एग्जाम्पल है डायमंड। अगर आपको नहीं पता डायमंड सिर्फ कार्बन से बनता है, देखी होंगी डायमंड के रिंग्स होती हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कार्बन के एटम होते हैं डायमंड में और कुछ नहीं होता। ग्रेफाइट भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स का बनता है, वो कुछ नहीं होता, कार्बन के एटम्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं। ये देखो पेंसिल की टिप दिखी आपको ब्लैक, ये क्या है, ये ग्रेफाइट है। अगर आप एक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ग्रेफाइट के रॉड को अटैच करके देखोगे तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कंपाउंड्स, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन। जैसा कि आप सबको दिख रहा है, ऑल ऑफ दीज आर कंबाइंड कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन है
बट उसके साथ अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर पे टेबल के अंदर इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको जस्ट हीट देनी है और नोटिस करना है कि कितनी टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर गया। तो सिंपली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमने ऑब्जर्व करके ही पता किया था कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बार थोड़ा एटम के बारे में पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। देखो, एटम में क्या होता है, जो सबसे सेंटर में चीज प्रेजेंट है न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। एन का मतलब न्यूट्रॉन यानी कि नो चार्ज, और पी का मतलब प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट शेल। तो बना देते हैं, सबसे पहले शेल बनाते हैं यहाँ पे। ये जो मैंने एक सर्कल बनाया, ये आपका सबसे फर्स्ट शेल है, इसको के शेल बोला जाता है। क्या नाम है इसका? के शेल। एक शेल के फर्दर पार्ट्स होते हैं, जैसे आपकी क्लास होती है ना 10th क्लास, उसके सेक्शन बने हुए हैं ए बी सी, फर्दर उसकी डिवीजन है, सेक्शन बने हुए हैं। वैसे ही जो शेल्स होती हैं उनमें भी फर्दर डिवीजन होती है, जिन्हें सब शेल बोलते हैं। के शेल के केस में एक ही यही आपकी शेल होती है और यही आपकी सब शेल होती है। इसका नाम होता है 1s, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। एन मतलब आपका ये सर्कल नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 1, के शेल, और यही आपकी 1s है। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसको मैं यहाँ पे 1s लिख देती हूँ। अब इस शेल के बाद आपकी जो नेक्स्ट शेल आएगी उसको बोलेंगे एल। क्या नाम है इसका? दिस इज एल शेल। इसके अंदर 2 सब शेल होते हैं। N2 के अंदर क्या है? 2 सब शेल। तो वहां पे हम इसके एक और सब शेल बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। शेल का नाम, एक सब शेल का नाम है 2s, क्योंकि ये ऑर्बिट नंबर 2 है। एल शेल में n नंबर 2 होता है, और बाहर वाले का नाम है 2p। ठीक है, अब नेक्स्ट शेल बनाते हैं n, यानी फर्दर इसके बाहर फिर से सर्कल। कितने सब शेल हैं? m का नंबर n इज 3, और जब n3 होता है तो इसके अंदर 3 सब शेल होती है, यानी कि यहाँ पे 3 सब शेल्स हैं। व्हाट आर द नेम्स? सेम वही लेबलिंग। 3s जो सेंटर वाली है उसका नाम है 3p, और जो सबसे बाहर आपने बनाई है दैट इज 3d। इतनी चीजें आपको समझ आ गई। शेल, शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स, जो आपकी के है, के शेल के अंदर यही शेल है और यही सब शेल है 1s। उसके बाद आती है आपकी एल। एल के अंदर 2 सब शेल्स होती हैं, 2s एंड 2p। उसके बाद आती है आपकी एन। एन के अंदर 3 होती है।
उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट शेल होती है, शेल नंबर 4, वो बनाने के लिए कहानी है और उसकी आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बट इसके बाहर एक और शेल प्रेजेंट होती है, दैट इज शेल नंबर 4N, और उसके अंदर 4 सब शेल्स होती हैं, 4S, 4P, 4D एंड 4F। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल क्या होता है? मतलब आप ये समझ लीजिए, ऑर्बिटल इज अ काइंड ऑफ रूम। देखिए, आप ये मान के चलिए कि ये आपका एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग का एक फ्लोर है, इट इज द फर्स्ट फ्लोर। ये आपका सेकंड फ्लोर है, ये आपका थर्ड फ्लोर है। ये जो आपका फर्स्ट फ्लोर है यानी कि के शेल है, उसके अंदर एक सिंगल ऑर्बिट है, एक सिंगल रूम बना हुआ है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि इस फ्लोर के ऊपर ये रूम बना हुआ है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये जो 2s है, यहाँ पे भी आपको एक सिंगल रूम मिलेगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p के अंदर कितने लिखे हुए हैं? 3, यानी कि आपकी p सब शेल है, इसके अंदर 3 रूम्स बने हैं। और जैसा कि आपको पता है, एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आगे क्या है? 3s, p एंड d। s है यानी कि सिंगल ऑर्बिट, एक ही रूम मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। p है यानी कि 3 ऑर्बिट्स, और d यानी कि 5 ऑर्बिट्स। d के अंदर आपको 5 ऑर्बिट्स मिलेंगे। हर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई आपको बोले कि इन इलेक्ट्रॉन्स का आप नंबर कैलकुलेट करो कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। s शेल के अंदर सिंगल ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि जहाँ पर भी s शेल होगी, s के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब यहाँ पे एक ही शेल है, s यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो नेक्स्ट है आपकी L के अंदर s शेल के अंदर आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 6। तो टोटल 6 + 2 8। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, L शेल के अंदर आपको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। सिमिलरली हमने M शेल के अंदर कैलकुलेट करें, M के अंदर 2s में मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 और यहाँ पे 5 शेल है इंटू 2, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आपकी m सब शेल है तो m के अंदर आपको 18 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एन एटम। सेंटर में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट जो शेल होती है वो K होती है, K के अंदर सिंगल सब शेल होती है और एक S सब शेल के अंदर एक सिंगल ऑर्बिट होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी L के अंदर 2 सब शेल हैं, 2s एंड 2p, टोटल इलेक्ट्रॉन 8। फिर थर्ड है आपकी M के अंदर 3 सब शेल हैं, 3s, 3p, 3d, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे टोटल 18। एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। एटम क्या होता है? अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, सेंटर में न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ शेल। ये जो शेल थी, दिस इज के शेल। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या है? दिस इज हाइड्रोजन। आपको पता है ना, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर मान लो ये दूसरा एटम है और इस 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या है? हीलियम।
जिस एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। जैसे क्लास में आपके रोल नंबर होते हैं ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, वैसे ही एलिमेंट्स को हमने नंबर दे रखे हैं। नंबर हमने कैसे दिए हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, जितने इलेक्ट्रॉन वही उसका नंबर है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन क्या है? एटॉमिक नंबर 1। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम क्या है? एटॉमिक नंबर 2। अच्छा, अब देखो, ये भी एटम है, ये भी एटम है, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसका हाइड्रोजन नाम रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम नाम रख दिया। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 2 लड़के, एक का नाम राहुल है, एक का नाम रोहित है, दोनों हैं तो लड़के, ये दोनों एटम है, राइट, दोनों एटम है। वैसे ही वो दोनों लड़के हैं, लेकिन एक का नाम राहुल है, एक का नाम रोहित है, एक का नाम हाइड्रोजन है, एक का नाम हीलियम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जैसे रोहित और राहुल एक दूसरे से अलग हैं, उनकी फेस अलग है, उनकी हाइट अलग है, वेट अलग है, जो भी है एक दूसरे से अलग है। वैसे ही ये दोनों एटम्स एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए इनका नाम अलग है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है दोनों एटम। ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये हीलियम एलिमेंट है। कार्बन जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन ये एक एलिमेंट है। तो 2 एटम एक साथ ज्वाइन कर जाए, जुड़ जाए, मान लो दोनों हाइड्रोजन है, तो ये बन गया आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर 2 अलग अलग एटम, सोडियम साथ में जुड़ गया क्लोरीन, अगर 2 अलग अलग एटम आपस में जुड़ जाए तो वो बन गया कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड है, क्योंकि दोनों अलग हैं। मॉलिक्यूल कोई भी 2 एटम आपस में जुड़ जाए, सेम हो अलग हो फर्क नहीं पड़ता, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, जुड़ने चाहिए आपस में। अगर वो सेम है तो वो एक ही एलिमेंट हो गया ना, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। अगर 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ गई तो वो O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन 2 अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ गए तो वो कंपाउंड होता है। ये जो हमने शेल्स के बारे में पढ़ा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब एक शेल के अंदर मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन वो कैरी कर सकता है, जैसे कि के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो जब एक शेल अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अटेन कर लेती है तो हम बोलते हैं कि अब ये शेल क्या है? नोबल स्टेट में है, यानी कि और इलेक्ट्रॉन अब एंटर नहीं कर सकते, इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल हो गई है। और कोई भी एलिमेंट रिएक्शन क्यों करता है? ताकि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल, चाहे वो के शेल हो, चाहे वो एल हो, एम हो, एन हो, जो भी उसकी आउटर मोस्ट शेल है, उसको वो कंप्लीटली फिल कर सके, इसीलिए एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। एटम बना के देखते हैं। एल शेल के अंदर मैक्सिमम, एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 4 कार्बन के पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो अब अगर कार्बन अपने एल शेल को कंप्लीटली फिल करना चाहता है तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करने पड़ेंगे या फिर लॉस करने पड़ेंगे। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो एल शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगी, और अगर लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं के में वो है। अच्छा, पहले इस कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो ऐसा हो गया कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए। सेंटर में क्या है आपको पता है? एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नेचुरल स्टेट में,
कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है। अगर ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, ठीक है। यानी कि सेंटर में 6 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज थे और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से 4 इसने लूज कर दिए, तो अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ बाउंड रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। आप इस कंडीशन को समझने के लिए ये मान लीजिए कि सेंटर में 6 स्टूडेंट हैं, 6 बच्चे हैं सेंटर में, और इन्होंने ऐसे दूसरे बच्चे का ऐसे हाथ पकड़ रखा है जो बाहर है। 6 स्टूडेंट्स को इन्होंने बाहर की तरफ पकड़ रखा है। सेम थिंग यहाँ पे है। मान लो कि एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन का हाथ पकड़ रखा है, तो टोटल ये आपके 6 पेयर्स होगा, यानी क्योंकि कार्बन के पास 6 पेयर है। 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स का हाथ पकड़ रखा है, इनको होल्ड कर रखा है। अब अगर आप ये मान लो कि 12 स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। अब अगर आप 4 बच्चों को सेपरेट करने की कोशिश करोगे फोर्स लगा के, तो आप इजीली नहीं कर पाओगे ना। इन दोनों ने हाथ पकड़ रखा है, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने को रेडी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको इनको खींचना पड़ेगा, तब आप इनके हैंड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करवा सकते हो। इस एटम में से अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हो, तो आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, और ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए ताकि ये आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल कर पाए। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए। सेम वही कंडीशन, 6 प्रोटॉन्स थे, अपने अपने पेयर को ये पकड़ के खड़े हुए हैं। ये इसकी नॉर्मल स्टेट थी। हम मान के चल रहे थे कि एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन थी, हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो यानी कि इनमें से 4 ऐसे हैं जो अब एक हाथ से एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरे हाथ से दूसरे को पकड़ के खड़े हैं। यानी कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो एक हाथ से एक बच्चे को होल्ड करता है और दूसरे हाथ से दूसरे को। इनके कंपैरिजन में जब बच्चा ऐसे खड़ा है एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और एक बच्चे ऐसे हैं, इन दोनों कंडीशन में ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना, और इसको रिमूव करना इजी हो जाएगा, यानी कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, कोई भी इनको इजीली सेपरेट कर सकता है। ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर में वो काफी कम हो जाएगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। 6 इसके पास ऑलरेडी थे, 4 आपने और ऐड कर दिए, टोटल 10 हो गए। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत कम पड़ेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। आप बड़ी आसानी से इनमें से किसी को भी रिमूव कर सकते हो, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। गेन करेगा यानी कि 4 नेगेटिव, और लूज करेगा यानी कि 4 पॉजिटिव, एनायन और कैटायन। पर आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनाने वाला है ना, कैटायन एनायन बनेंगे नहीं, और बिना आयन्स के आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कार्बन करता क्या है, कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, को का मतलब होता है बोथ। यहाँ पे जो बोथ हैं ये एटम्स की बात की जाती है, बोथ ऑफ द एटम्स जो कि बॉन्ड बनाने वाले हैं। अब बॉन्ड बन रहा है तो 2 के बीच में बनेगा ना, तो को का मतलब है बोथ ऑफ द एटम्स, को यानी कि बोथ। वैलेंट का मतलब क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है
कोई भी हो सकती है ना, डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम की आउटर मोस्ट शेल K होती है, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल L होती है। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा शेल। आउटर मोस्ट शेल चाहे वो K हो, L हो, M हो, N हो, कोई भी शेल हो, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको तुम्हें शेयर करना है, ट्रांसफर नहीं करना है। जैसे पिछले कैटायन और एनायन में तुमने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया था और रिसीव कर लिया था, टोटली दे दिया था। यहाँ पे तुम्हें शेयर करना है। शेयर समझते हो ना, एक चीज है और उसे दो बच्चे शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दो भाई हैं, दो ब्रदर्स हैं और उनके पास एक टी शर्ट है जो दोनों को पसंद है, दोनों पहनते हैं। मंडे को इसने पहन ली, वेडनेसडे को इसने पहन ली, एक ही शर्ट थी, दोनों भाई पहन गए, ठीक है। वो होता है शेयरिंग। शेयर समझते हो ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है और इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये इन दोनों को शेयर कर रहे हैं, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी है और इसका भी है। ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाएंगे, ये दोनों एटम एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाएंगे कि इनके जो वैलेंस शेल होगी आउटर मोस्ट वो ओवरलैप कर जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यहाँ भी रोटेट करेगा, यहाँ भी रोटेट करेगा, एक दूसरे के काफी क्लोज है, दोनों के सर्कल में ये रोटेट करेंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का भी है और इस एटम का भी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, गेन नहीं हुआ, ना इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको परमानेंटली दिया, ना इसने परमानेंटली लिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, घूमते घूमते ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ आने के बाद ये इस शेल में एंटर कर गया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर जाएंगे अपना, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये दोनों इतने क्लोज हैं, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कि इनकी शेल्स ओवरलैप हो गई हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ रोटेट कर रहे हैं दोनों के अराउंड। ट्रांसफर नहीं हुआ, गेन नहीं हुआ, सिर्फ शेयरिंग हुई। अच्छा, जब दो एटम्स एक सिंगल पेयर को शेयर करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कर रहा है, तो इनके बीच में हम एक लाइन यूज करते हैं। सिंगल लाइन का मतलब है सिंगल पेयर। पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होगा, पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का सेट। दो एटम्स के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम शेयर कर रहे हैं, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। एटम बना के देखो, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इधर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब साथ में आ गया दूसरा एटम ऑक्सीजन का, ओके स्टूडेंट्स, अब जरा इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके देखो। इस वाली ऑक्सीजन को K एंड L शेल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। काउंट करके 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इसकी K एंड L शेल कम्प्लीटली फिल है। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। यानी कि दोनों ऑक्सीजन की K और L शेल कम्प्लीटली फिल हो गई है। 2 and 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो कि दोनों ने अटेन कर लिया है।
ना इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करे, ना इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, सिर्फ शेयर किया गया और शेयर करके इन दोनों ने अपने अपने 10 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया। जब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं तो हम डबल बॉन्ड यूज करते हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल बॉन्ड, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है उसका मतलब है ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और टोटल 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर रहे हैं। अगर 2 एटम्स 3 पेयर इलेक्ट्रॉन को यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें तो उनके बीच में हम 3 लाइंस को बनाएंगे। एग्जाम्पल है इसका नाइट्रोजन। ये आपका होमवर्क है, आपको नाइट्रोजन का बना के देखना है कि वो कैसे शेयर करता है। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो अब आप स्ट्रक्चर बना के देखना है कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। चलो अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के केस में मैंने आपको समझाया कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है। ये है आपका कार्बन। आपको पता है कि ना तो ये केटायन बना सकता है ना ये एनायन बना सकता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन्स को नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, अभी मैंने आपको समझाया। तो इसके पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि ये शेयर करेगा। तो अब ये जिसके भी साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिसके साथ भी ये रिएक्शन में जाएगा, ये शेयरिंग के बेसिस पे ही जाएगा। तो अब मान लो कि इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन सेटिस्फाई हुआ ना, कार्बन तो अब भी रह गया। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग में, लेकिन कार्बन के पास कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन के पास तो 6 7 हुए। चाहिए कितने? टोटल 10 होने चाहिए, तब एल शेल कंप्लीटली फिल होगी। तो अब ये क्या करेगा, 4 अलग अलग हाइड्रोजन्स के साथ ये रिएक्शन करेगा। तो अब इस स्ट्रक्चर को अब देखो, ये वाली हाइड्रोजन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की बात करो, कार्बन के पास 2 शेल है। कार्बन के पास क्या है? 2 शेल है, के एंड एल शेल। के के पास 2 और एल के पास 8, यानी कि कार्बन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हैं। अभी गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए कार्बन के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी के शेल कंप्लीटली फिल है और कार्बन की भी दोनों शेल कंप्लीटली फिल हो गई है। तो अब ये कंपाउंड क्या बना? कितनी कार्बन दिख रही है आपको? 1। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 4। तो ये क्या है? CH4, इसको मीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको समझ आ गई होगी। आपको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आयन नहीं बन रहे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, है ना। जब आयन्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैटायन और एनायन चाहिए और कार्बन कैटायन एनायन बनाता नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो अब हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होती हैं? एलोट्रॉप्स होती है जब एक एलिमेंट, एक सेम एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में अपीयर करे। इसको समझने का बेस्ट एग्जांपल, पहले मैं आपको जनरल एग्जांपल देके समझाती हूँ। पोटैटो, पोटैटो अगर आप लेस की बात करो तो वो चिप्स होती हैं, है ना। फ्रेंच फ्राइज की बात करो तो वो ऐसे करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। आलू की सब्जी भी होती है, अलग अलग शेप में कट करके आप इसकी सब्जी बना सकते हो।
आलू को आप पराठे के अंदर डाल दो मैश करके, आलू है, ये भी आलू की चिप्स है, ये भी आलू है, लेकिन अलग अलग फिजिकल फॉर्म यानी कि जो आपको नजर आता है, जो आपको दिखता है, दिख रहा है ना आपको ये चिप्स कैसी होती है, चिप्स की शेप आपने देखी है, उसकी फिजिकल फॉर्म आपने देखी है, फ्राइज आपने देखी है कैसी होती है, सब्जी, पराठा, अलग अलग फिजिकल फॉर्म आप इमेजिन कर सकते हो। हैं सारे आलू लेकिन अलग अलग है, तो वही चीज होती है एलोट्रॉप, यानी कि है वो एक ही एलिमेंट, है वो कार्बन। ग्रेफाइट और डायमंड एक दूसरे से कितने अलग हैं, लेकिन है दोनों कार्बन। अब ये अलग कैसे है? देखो इनमें डिफरेंस आता है बॉन्ड्स के बेसिस पे कि कितने कार्बन प्रेजेंट हैं और उन्होंने किस तरीके से बॉन्ड बना रखा है एक दूसरे के साथ और वो किस टाइप से अरेंज है। जैसे कि डायमंड के केस में जो कार्बन होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा होता है 3D? देखो कैसा होता है डायमंड का स्ट्रक्चर, मैं बताती हूँ आपको। डायमंड के केस में कार्बन के एटम इस टाइप से अरेंज होते हैं। स्प्रेड होता है 4 डायरेक्शंस में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये जो है डायमंड का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको दिख रहा होगा 3D अरेंजमेंट है। और ग्रेफाइट की अगर आप बात करो तो यहाँ पे पहले ऐसी रिंग्स बनी हुई है और फिर वो लॉन्गिट्यूडनली सिलेंड्रिकल फॉर्म की टाइप नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रखा है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या है कि बॉन्ड किस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कार्बन एटम के चारों तरफ 4 इस तरीके से आपस में जुड़ गए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे करके बॉन्ड बना रहे हैं एक प्लेन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, डायमंड और ग्रेफाइट के अलावा कार्बन की एक फॉर्म ये होती है, इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, फुटबॉल की तरह शेप है इसकी, फुटबॉल जैसा अरेंजमेंट है और इसमें टोटल 60 कार्बन के एटम्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे C60 लिखा हुआ है। C60 मतलब 60 कार्बन के एटम्स जब एक फुटबॉल की बॉल की तरह शेप में अरेंज हो जाते हैं तब ये स्ट्रक्चर बनता है।